हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम फिर से एक साथ हैं क्लास 9th वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज लेके। और आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। ये कौन सा चैप्टर है? ये क्लास 9 का 8th चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 का 8th चैप्टर है। चैप्टर 5 से ज्योमेट्री स्टार्ट हुई थी, यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाले चैप्टर से। उसके बाद हमने चैप्टर 6 पढ़ा लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बाद पढ़ा ट्राइंगल्स। अब पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। और इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आज तक आपने पढ़े हैं, यानी आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट और अगर ट्रिपेजियम की बात करूं तो इन सब के अंदर जो जो बातें आपने पढ़ी हैं उन सब की एक बार फिर से हम सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और उन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ भी करने वाले हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, राइट। चलिए करते हैं आज स्टार्ट, ठीक है। होप सो ज्योमेट्री आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे करते हैं बात आज क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो सिंपल सा पॉइंट जो मेरा होगा क्वाड्रिलेटरल्स को लेकर के वो ये होगा कि बेसिकली क्वाड्रिलेटरल एक क्या है, प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, राइट। प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो ये डायग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये डायग्राम? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी है, ठीक है। ये 4 साइड्स हैं। इन 4 साइड्स से बाउंडेड जो रीजन होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिखेंगे पूरा, या फिर एक ऐसा बॉक्स बना के, ठीक है। जैसे ट्राइंगल के लिए ऐसे ट्राइंगल छोटा सा बना देते थे, राइट, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के एक छोटा सा स्क्वायर बना देंगे और आगे लिख देंगे एबीसीडी, राइट। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। छोटी छोटी बातें और भी हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्या क्या बेसिक बातें हैं? सबसे पहली चीज, वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस होंगे 4, ठीक है जी, ए बी सी डी, राइट, ठीक है। साइड्स क्या होंगी? ए बी बी सी सी डी डी ए 4, ठीक है। एंगल्स कितने होंगे? एंगल्स होंगे इंटीरियर 4, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं डायगोनल्स, डायगोनल क्या होते हैं? बेसिकली टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, है ना। अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट के पास में कौन से पॉइंट है, तो ए के पास में बी है, ए के पास में डी है, पर ए से ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट पे बी और डी आ रहे हैं लेकिन सी तो नहीं आ रहा। तो अगर ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड डायगोनल, राइट। ये कहानियां चलती रहेंगी, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है क्वाड्रिलेटरल्स पे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है वर्टिसेस, राइट। वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस बेसिकली पॉइंट ए बी सी डी जो थे हमारे, उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं किसी एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के लिए। अगर बात करें साइड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जो लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब जो हमारे हैं, दीज आर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। अगर अगली बात करें डायगोनल्स की, तो डायगोनल क्या होते हैं? द लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा बेसिकली वो क्या होगा? डायगोनल होगा, राइट। चलिए अगली बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एडजेसेंट साइड्स, है ना। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे लेके चलेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। अगर टू साइड्स हैं उनका कॉमन एंड पॉइंट है। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। बेसिकली ये मैंने एक डायग्राम बना लिया, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट साइड मतलब किसी एक पॉइंट से पास होने वाली जो टू साइड्स होंगी ए बी और ए डी, ये दोनों साइड्स को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे, क्योंकि इनका ये दोनों साइड्स एक कॉमन वर्टेक्स से आ रही है, एक कॉमन वर्टेक्स से आ रही हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स को और क्या बोल सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी बोला जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स है बच्चे, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने में, ना। देखो क्वेश्चन ही अगर समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व हम क्या ही कर लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन को समझने में ये हमारी हेल्प करेंगे। ऑपोजिट साइड मतलब क्या होगा? ऑपोजिट साइड मतलब होगा टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, जिनका कोई भी कॉमन एंड पॉइंट ना हो, राइट। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया है ए बी सी डी, ठीक है जी। तो इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर मैं बात करूं, जो साइड ए बी है और जो साइड सी डी है, दोनों में कोई भी एंड पॉइंट, दोनों देखो साइड के 2 एंड पॉइंट्स होंगे, ए बी और सी डी यहाँ पे एंड पॉइंट्स का काम कर रहे हैं, साइड ए बी और साइड सी डी के लिए। तो ए बी के जो एंड पॉइंट्स हैं और सी डी के जो एंड पॉइंट्स हैं, दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं
तो ये दोनों साइड्स जो होंगी वो अपोजिट साइड हो जाएंगी किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, राइट। अगर मैं बात करूं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की, किसकी बात करूं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की, तो बेसिकली टू एंगल्स को मैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोल दूंगा अगर अगर वो कॉमन आर्म पर हैं, या फिर मैं कहूं कि एक ही साइड अगर आपको गिवन है ए बी, तो ए बी के ए एंड पॉइंट और बी एंड पॉइंट दोनों पे जो एंगल्स बनेंगे बेसिकली दीज आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। क्या बोलेंगे इनको, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं ऑपोजिट एंगल की, किसकी बात करूं, ऑपोजिट एंगल की, तो टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म, जिनमें कोई भी कॉमन आर्म ना हो, ठीक है। अगर कोई भी आर्म कॉमन नहीं होगी तो उनको ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। जैसे एंगल ए, ठीक है, एंगल ए के लिए ए बी और ए डी आर्म्स का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, आर्म्स का काम कर रही हैं। और अगर मैं बात करूं एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए आर्म का काम कर रहे हैं सी डी और बी सी। तो दोनों में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। जब कॉमन आर्म नहीं होती है तो बेसिकली वो एंगल्स क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको पकड़ में आ गई होगी, छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टाइप्स, है ना। जो जो आपको या मेरे को पता है वो सारे टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हल्के हल्के, ठीक है। क्योंकि जो जो बातें हमें पता हैं वो अगर हम एक बार फिर से रिपीट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूँ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बोलूँ, है ना, तो इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है ना बेटा, पूरे चैप्टर का हीरो जो है वो हीरो है पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। पैरेललोग्राम इस पूरे चैप्टर का हीरो है। इस पैरेललोग्राम में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसमें खास बातें हैं, बेसिकली अगर देखा जाए पैरेललोग्राम के बारे में, तो एक पैरेललोग्राम जो होता है बच्चे, उसमें हमें गिवन होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी मुझे गिवन है तो इसमें मुझे जो चीज़ें पता होंगी वो ये पता होगी कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल होता है बी सी के, ना, इतना मुझे पता होता है। फिर इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मैंने कुछ थ्योरम्स पढ़ी, उनको प्रूफ किया। उनको प्रूफ करने से मुझे पता चला कि अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल नहीं होती, वो इक्वल भी होती है। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। इसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। डायगोनल ए बी और सी डी, ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब ओ सी इक्वल टू ओ ए और ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्लियर, ये बातें भी, ठीक है, याद रखने योग्य हो सकती हैं, बट ये समझने वाली बात है कि ये इस पूरे चैप्टर का क्या है, हीरो है, ठीक है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम में हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर भी एज इट इज रहेंगी, क्योंकि रोम्बस में पैरेललोग्राम से सिर्फ एक बात और ज़्यादा अच्छी है, दैट इज रोम्बस की, देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल थी, रोम्बस की ऑल द फोर साइड्स आर हैविंग सेम मेजरमेंट, राइट। उसकी सारी की सारी साइड्स ही सेम मेजरमेंट की है, ठीक है, सारी की सारी साइड्स सेम मेजरमेंट की हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर ये ए बी सी डी हमारे पास जो एक रोम्बस है, इसकी सारी साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पैरेलल होंगी, क्या, बिल्कुल पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल सी डी के होगा, ए डी पैरेलल बी सी के होगा। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो रोम्बस में कंटिन्यू रहेंगी। बस एक बात खास हो गई कि इसकी एडजेसेंट साइड भी क्या हो गई, सेम हो गई। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड सेम नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई हैं, इसलिए ये रोम्बस में एक खास बात आ गई। ये हीरो इसलिए है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आगे चल के 3 और लोगों में कंटिन्यू होने वाली है, एज इट इज रोम्बस में कंटिन्यू हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्क्वायर में, ठीक है जी, अगर मैं बात करूं स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में, पहले बात कर लेते हैं, तो रेक्टेंगल में भी ये सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज कंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि रेक्टेंगल बेसिकली क्या है, रेक्टेंगल बेसिकली एक एक पैरेललोग्राम ही है, जिसमें क्या थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा बदलाव ये हो गया है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए। एक इंटीरियर एंगल कितने का हो जाए, 90 डिग्री का। ये तो आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये जो
एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, इनका सम कितना होता है 180 होता है। कितना होता है एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, यानी एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होता है। अगर एंगल ए 90 हो जाएगा तो एंगल बी भी कितने का हो जाएगा 90 का ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल बी और एंगल ए 90 90 के हो गए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस क्या है रेक्टेंगल है। तो अगर एंगल ए 90 हो गया एंगल बी 90 हो गया तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, तो ये 90 तो ये भी 90, एंगल बी 90 तो एंगल डी भी 90। तो इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में जिसके सारे इंटीरियर एंगल 90 90 90 90 हो गए, वो भी क्या है, वो क्या बन जाएगा स्पेशल केस रेक्टेंगल बन जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक इंटीरियर एंगल 90 का हो गया, वो तुरंत क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया, स्पेशल केस में चला गया। क्या चला गया स्पेशल केस में चला गया। अगर फोर्थ पॉइंट पे बात करें स्क्वायर पे, ठीक है जी, तो बेसिकली स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है। वैसे देखा जाए तो स्क्वायर जो होगा वो रेक्टेंगल का भी क्या है स्पेशल केस, ठीक है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर ए बी सी डी कोई एक स्क्वायर है तो उसमें रेक्टेंगल से ज़्यादा एक पॉइंट और एड ऑन में क्या है, वो एक पॉइंट एड ऑन में ये है कि देखो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 90 के होते हैं, इसके भी सारे 90 90 के हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती हैं, ठीक है, ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, तो इसमें भी अपोजिट साइड सेम है और एडजेसेंट साइड भी इसमें क्या है सेम है ना, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी है, चारों साइड्स आपस में क्या है सेम है। लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस में एक बात कॉमन है और रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी एक बात कॉमन है ना, पैरेललोग्राम और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं ना। एसी डायगोनल जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि बीडी के इक्वल ही हो, है ना, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स के बारे में हम श्योर नहीं हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में भी और रोम्बस में भी, ठीक है। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में ना डायगोनल्स की लेंथ सेम रहती है ना, एसी और बीडी एक दूसरे के क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है तभी ये है ना 90 90 के एंगल निकल के आते हैं ना। इनके पीछे क्या रीज़न है वो हम बातें करेंगे ना, इनके लिए हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट पे, आप कहोगे सर इतना ज़्यादा डिटेल में आपने ये चीज़ें डिलीवर करी है हमें बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए ट्रेपेजियम क्या होता है, बेसिकली ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल, है ना, इक्वल नहीं पैरेलल। ए बी सी डी अगर एक ट्रेपेजियम है तो उसका अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर यानी ए बी और डी सी है ना, ये दोनों साइड्स एक दूसरे की क्या होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, बस इतना ही है ना, बस इतना ही, यही एक खास बात है कि अगर अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर भी आपस में पैरेलल है तो उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम दे दिया जाएगा ट्रेपेजियम नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट काइट के बारे में, ठीक है। काइट के बारे में आप ये समझ लें सिर्फ कि काइट आप सबने देखी है ना, तो काइट में जनरल शेप जो होती है कुछ इस टाइप से, ठीक है जी। और समझने वाली बात, अगर ए बी सी डी एक काइट है तो उसमें बेसिकली टू आइसोस्केलस ट्राइंगल बन रहे होंगे, ठीक है। यानी मैं बोलूं कि ए बी सी डी अगर एक काइट है तो उसके एडजेसेंट साइड्स के दो ऐसे पेयर बन रहे होंगे जो आपस में इक्वल है ना, जैसे फर्स्ट पेयर है ए बी और ए डी का, है ना, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और सी बी और सी डी का, ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे की क्या होंगी बच्चे इक्वल होंगी, क्योंकि ये काइट है। क्या है ये एक काइट है और काइट में क्या होता है एडजेसेंट साइड्स के पेयर सेम होते हैं ना, ओके। और क्या खास बात होती है डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं और बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को ना इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऐसा किस में होता है काइट में होता है। और काइट क्या है, काइट का ही कोई एक स्पेशल केस क्या होता है रोम्बस होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहली चीज क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो उन चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, इस पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, है ना, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स ए बी सी और डी, इन सब का सम बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, आप ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, ए और सी को क्या कर दीजिए ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने डायगोनल ज्वाइन किया है, अगर
अब आपसे पूछा जाए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD था, अब ये कितने में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, और ईच ऑफ द पार्ट इज अ ट्राइंगल, ईच ऑफ द पार्ट इज अ ट्राइंगल। तो क्या ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम कितना, एंगल ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, क्लियर। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अगर मैं बात करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री, क्लियर। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, ADC ट्राइंगल में, अगर इस एंगल को मैं 4 बोलूं, इसको 5 बोलूं और इसको 6 बोल दूं, ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 तीनों का सम कितना हो जाएगा, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड किया, ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 6 को क्लब कर देते हैं हम, ठीक है, वक्त आ गया है। एंगल 1 और एंगल 6 क्लब हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, एंगल ए, ठीक है। एंगल 2 जो था वो एंगल बी ही था। एंगल 3 और एंगल 4 क्लब होके एंगल सी बन जाएगा और एंगल डी एंगल 5 की जगह आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है चारों इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको पता हो कि अगर एक n साइडेड पॉलीगन होता है ना, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है ना, वहां पे n साइड्स की जगह पे n की जगह पे 4 रखें। ये एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स है ना, तो यहाँ पे भी अगर वैल्यू रखेंगे तो 4-2 यानी 2 बचेगा इंटू 180, मतलब कितना आ जाएगा, एंगल सम 360 आ जाएगा ना। तो उस फॉर्मूले से भी वही सेम बात निकल के हमारे पास आ जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो गई है तो खटाखट इस पे 2 क्वेश्चन है ना हो जाने चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ना, रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, है ना। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो है 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल पता करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, जो भी है ये है ना, जिस भी शेप का है, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, 4 एंगल है ना और उनका चारों का रेशियो कितना है, 3:5:9:13। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हमारी ये बात हुई थी कि इन सारे एंगल्स का जो रेशियो हमें गिवन है, उस रेशियो के हेल्प से ही हम उनकी वैल्यू अज्यूम करेंगे, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, लेट द मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल्स कितना ले लेंगे, बी 3x 5x 9x एंड 13x, ठीक है जी। एंगल्स का हम मेजरमेंट जो है वो हम अज्यूम कर लेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग, है ना, 3x 5x 9x एंड 13x। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग इन सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। अब उसके बाद में 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 8x एंड 9x, 17x 17 एंड 13 कितना हो जाएगा, 30x। तो बेसिकली 30x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 के अपॉन में 30, क्लियर। तो 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, और जैसे ही x का वैल्यू 12 आया तो सबसे फर्स्ट वाला एंगल जो था मेरे पास में 3x, वो हो जाएगा 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। सेकेंड एंगल है 5x, यानी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और थर्ड वाला एंगल हो जाएगा 9x, ठीक है जी। तो 9x इक्वल टू 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 108, अच्छा जी, 108 डिग्री। एंड फोर्थ वाला एंगल हो जाएगा 13x, यानी 13 इंटू 12, है ना, 13 टाइम्स 12 कितना होता है, 13 टाइम्स 12 आई थिंक 156 होता है, राइट। अच्छा जी, ठीक है। एक बार इनको ऐड करके देख लें, है ना, 360 आना चाहिए ना एंगल सम, ठीक है। ऐड करके देखते हैं, ये दोनों का सम हो गया 96 में 108 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 204 में 156 ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एंगल सम हमारा सेम आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कहना कुछ अच्छी बात चाह रहे हैं हमसे। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD the line segments bisecting angle angle C and angle D meet at E, right? किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उस क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं नेमिंग कर दूं ABCD यहाँ पर, तो एंगल C और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, E पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, E पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, एंगल सी को बाइसेक्ट करके कोई एक लाइन ऐसे आया और एंगल डी को बाइसेक्ट करके कोई एक लाइन सेगमेंट ऐसे आया। दोनों कौन से पॉइंट पे मिले, ई पॉइंट पे मिल गए। जैसे ही बाइसेक्ट वर्ड आता है तुरंत क्या करना होता है, एंगल सी बाइसेक्ट हुआ ना, तो उसका अगर ये वाला पार्ट एक्स है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और अगर एंगल डी बाइसेक्ट हुआ तो ये पार्ट अगर वाई है तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहां तक की बात अगर समझ में आती है तो सोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। हमें जो भी प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल सी डी, सब प्रूफ हो जाएगा। पहले सुनो, क्या हम ट्राइंगल EDC में ट्राइंगल EDC के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं ना। तो इन ट्राइंगल हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्राइंगल EDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ECD में, है ना। क्या लगता है, एंगल DEC फर्स्ट हो जाएगा या फिर एंगल CED बोल दो, एंगल CED प्लस एंगल एक्स और प्लस में एंगल वाई, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री, राइट। ट्राइंगल का एंगल सम 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक की बात अगर हम कर पा रहे हैं तो उसके बाद एक्स क्या है, एक्स बेसिकली क्या है, एक्स एंगल सी का हाफ पार्ट है। ये सुनो, एक्स क्या है, एंगल सी का हाफ पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एंगल सी डी एज इट इज, एक्स की जगह पे हाफ ऑफ एंगल सी लिखेंगे, प्लस एंगल वाई क्या है, एंगल वाई हाफ ऑफ एंगल डी है, राइट। तो हम वाई की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल डी, क्लियर, हाफ ऑफ एंगल डी, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, दैट इज इक्वल टू 180। हम चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 2, ठीक है। और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स एंगल CED बन गया, प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री एज इट इज। कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए। अगर मैं 2 को उधर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 टाइम्स एंगल CED दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, एंगल सी प्लस एंगल डी यहाँ पे ही रहेगा। 2 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360। 180 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 360, राइट। अब क्या करना है, 2 टाइम्स एंगल CED को एज इट इज रखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी को भी एज इट इज रखेंगे। और मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, 360 क्या होता है, एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट, है ना। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है, राइट। तो क्या इस 360 की जगह पे मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। 360 को मैंने रिप्लेस किया है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी से, क्लियर। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, है ना। और एंगल सी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंगल डी दोनों साइड से वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 2 टाइम्स एंगल CED दैट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, क्लियर। होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है ना, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है ना, अनटिल एंड अनलेस आप उसको मान लो टफ है ना। मान लिया तो टफ हो जाएगा, और नहीं माना कि अरे बहुत आसान क्वेश्चन है क्या ही है ना, तो फिर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज थ्योरम, राइट। अब इस चैप्टर में बेसिकली 10 थ्योरम्स है। कितनी थ्योरम है, 10 थ्योरम्स हैं बेटा, ठीक है, 10 थ्योरम्स हैं। उनमें से अगर हम बात करें कितनी थ्योरम्स ऐसी हैं जिनका प्रूफ हमसे पूछा जा सकता है, तो वो सिर्फ ये थ्योरम है ना, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। बाकी सारी थ्योरम हमें एज अ रिजल्ट याद होनी चाहिए, एज अ रिजल्ट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लेकिन उनको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, उनका हल्का बहुत आइडिया मैं आपको देते हुए चलूंगा, राइट। हल्का बहुत आइडिया उन थ्योरम्स को कैसे प्रूफ करना है वो मैं देते हुए चलूंगा। लेकिन आप ये समझें कि हमें जो प्रूफ पूछा जा सकता है वो इस थ्योरम का पूछा जा सकता है। तो इस थ्योरम 1 का हम थरली प्रूफ डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले थ्योरम 1 है क्या, a diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। बेसिकली ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए कॉन्जिक्यूटिवली कितनी थ्योरम्स आने वाली हैं, अब नेक्स्ट 8 थ्योरम्स आने वाली हैं, जिसमें हम
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिकली, एज अ थ्योरम भी है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, राइट। तो हमें थ्योरम कहता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, मैंने इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद में ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, इस पूरे पैरेललोग्राम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, टू पार्ट्स में कर दिया साहब। और वो टू पार्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट, अच्छा सर 7th चैप्टर में जो पढ़ा था, अच्छा दोनों सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे ना। तो लग तो नहीं रहे बेटा, इसको ऐसा रोटेट करके अगर इसके ऊपर रखोगे ना, रोटेट करके इसके ऊपर रखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ हमेशा हर एक सिचुएशन में ऐसा होता है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे ना, प्रूफ कैसे करेंगे, ये बात सबसे खास है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गिवन से। क्या गिवन है हमें, इस पूरे पैटर्न में गिवन क्या है, गिवन है हमें एक पैरेललोग्राम। गिवन गिवन है अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और व्हाट इज टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे, प्रूव हमें करना है बच्चे कि ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA के, किसकी कॉन्ग्रुएंट है, CDA के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायगोनल ज्वाइन कर दिया है हमने। तो प्रूफ में सबसे पहली बात जो मैं लिखने वाला हूँ, क्या अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराने की अगर कोशिश करें तो हमारे को कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हेल्प करेंगे, वो बातों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। सबसे पहला पॉइंट बच्चे, फर्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एंगल 1 जो है क्या वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं। तो बेटा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और उसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा सर Z बन रहा है, देखो पैरेललोग्राम अगर आपको गिवन है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको एक ही बात पता है, क्या, सिर्फ आपको एक ही बात पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं बस, यानी AB पैरेलल है CD के, ठीक है। क्योंकि हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम मतलब हमें इसकी पहली प्रॉपर्टी जो पता है वो यही है, और इसी को प्रूफ कर रहे हैं हम। तो हम सिर्फ पैरेललोग्राम के नाम के हिसाब से कि अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, इस पैरामीटर को यूज करके इसको प्रूफ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये हमने अभी प्रूफ नहीं किए हैं, ये आगे हमें प्रूफ करने हैं, राइट। तो इनको यूज ना करें, पहले पहले इस तरीके को फॉलो करें, राइट। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्या है बेसिकली एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। और AC इक्वल्स टू AC क्या है, AC इक्वल्स टू AC क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, कॉमन साइड। अच्छा अरे सर AC साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है और AC साइड उस ट्राइंगल में भी आ रही है, अच्छा इसलिए आपने कॉमन साइड लिखा, बिल्कुल हाँ यही रीजन है, ठीक है। अगली बात क्या करनी है कि एंगल 3 जो है वो बेसिकली एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। क्यों एंगल 3 और एंगल 4 इसलिए इक्वल है क्योंकि यहाँ पे भी Z बन रहा है, राइट। और Z बन रहा है क्योंकि ये दोनों साइड्स भी क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल साइड्स हैं, Z बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे मैं रीजन लिख दूंगा, क्लियर। उसके बाद मैं पूछता हूँ क्या ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाने की मैंने कोशिश की है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल अगर हम लगाएंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ABC और ट्राइंगल CDA दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही तो प्रूफ करना था कि किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। और इसी बात को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर टू ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब उनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या उनका एरिया भी सेम होगा, बिल्कुल होगा।
एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो बेसिकली ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना, ये डिवाइड करता है उसे टू ट्राइंगल्स में जो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं और जिन दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। अगर इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 120 होता तो डायगोनल ड्रॉ करते ही 60 एरिया इधर नीचे रह जाएगा और 60 एरिया कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये बात भी याद रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको ये तो पता ही है कि डायगोनल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो थ्योरम 2 में हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ से बात कर लेते हैं शुरू, ठीक है। थ्योरम 2 में क्या हमें प्रूफ करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो इन अ पैरेललोग्राम, थ्योरम 2 क्या कहता है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, छोटी सी बात कर लेते हैं, ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमें पता है कि फर्स्ट थ्योरम हमने अभी भी प्रूव किया है, तो उसका स्टेटमेंट हमें याद है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अगर आपको ये पता है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय सीपीसीटी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के। होप सो ये बात आप अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज टू जस्ट यूज, है ना, दिस इज जस्ट टू यूज, है ना, नॉट टू प्रूव, राइट। चलिए अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। थ्योरम 3 क्या कहता है हमें, थ्योरम 3 हमारे सामने है। थ्योरम 3 क्या कहता है, थ्योरम 3 थ्योरम 2 का ही कन्वर्स है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स का हर एक पेयर जो है वो आपस में इक्वल हो, तो उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम बोल देंगे। यानी पैरेललोग्राम में तो हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें ये पता करना है कि क्या अगर किसी एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स को हम इक्वल कर दें तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा क्या, वो हमें चेक करना है। तो वो भी चेक कर लेते हैं, चलिए करते हैं बात। मान लीजिए कोई एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है ABCD, है ना। मुझे प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम बड़ा होके बन जाएगा। और मुझे गिवन क्या है इसमें, गिवन पॉइंट जो है वो दैट इज सिंपल कि AB इक्वल है CD के एंड AD इक्वल है BC के, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तभी ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर। तो अपोजिट साइड्स को कैसे इक्वल करेंगे बच्चे, सिंपल है, आप A और C को ज्वाइन करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है कि AB इक्वल है CD के, आपको ये भी पता है कि BC इक्वल है AD के, ना, ये सब तो गिवन ही है। और दोनों ट्राइंगल्स में AC AC क्या है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में AC AC क्या है, कॉमन है। तो ट्राइंगल फर्स्ट की तीनों साइड्स और ट्राइंगल सेकंड की तीनों साइड्स आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सीधी सी बात है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सिंपल सा एंगल 1 जो है बेटा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हुए, बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स व्हाई AB और CD क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, ठीक है, बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, BC भी किसके पैरेलल हो जाएगा, AD के पैरेलल हो जाएगा। होप सो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। प्रूफ की रिक्वायरमेंट वैसे तो नहीं है ना बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरम नंबर 4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बेसिकली एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सॉरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, राइट। कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए हमें पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ठीक है। जैसे ही आप इसका डायगोनल ज्वाइन करोगे, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट्स व्हाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही दोनों ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल B और एंगल D क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, या फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D हो गया, क्लियर। और फिर जैसे ही आप ये दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे तो एंगल A और एंगल C भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दैट्स इट। ये थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्विकली हम थ्योरम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो टू डिस्कस, राइट। चलिए अगली बात करते हैं, थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या कहता है, थ्योरम 5 थ्योरम 4 का ही कन्वर्स है। थ्योरम 4 ने क्या बोला कि किसी एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। थ्योरम 5 कह रहा है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना,
अपोजिट एंगल्स का अगर हर एक पेयर एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये कैसे प्रूफ करोगे कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट है हमारे पास इसको प्रूफ करने का, ठीक है। ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। ठीक है, हमें पता है कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और हमें पता है एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, राइट। एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। सो प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट जो हम बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, है ना, सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल सी तो एक दूसरे के क्या है, सेम है। एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के सेम है, तो एंगल ए को एज इट इज रखा, एंगल सी की जगह पे भी एंगल ए रख दिया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एंगल बी और एंगल डी भी एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो एंगल बी को एज इट इज रखा, एंगल डी को भी एंगल बी ही रख दिया, क्यों, क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी गिवन, गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी ये भी गिवन है ना। इन दोनों अप्रोचेस का यूज करके हमने क्या किया, एंगल सी की जगह एंगल ए लिख दिया और एंगल डी की जगह एंगल बी रख दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, क्लियर। अब मुझे बताइए एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए यहाँ पे आ गया, और एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, दोनों में से कॉमन लिया 2, तो बचा यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 का डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 360 के डिवाइड में 2, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्रीज, क्लियर। एंगल ए प्लस एंगल बी, ओके, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। सर इससे क्या मिला हमें, इससे क्या मिला हमें, तो सीधी सी बात है, जब एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, बट ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, या फिर मैं बोलूं तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। बट एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और आपने पढ़ा है ना, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है कि अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। कोई इंटीरियर एंगल्स के लिए इन दोनों एंगल्स को कंटेन करने वाला सी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्लियर। और अगर ये दोनों का सम 180 है तो बेसिकली ये दोनों लाइंस क्या हो जानी है, पैरेलल हो जानी है, क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस एम्प्लाइज दैट एंगल ऑफ AD इज पैरेलल टू PC, राइट। ये बात अगर समझ में आती तो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लिख लीजिए, या फिर ये देख लीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 आया, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी की जगह आप थोड़ी देर के लिए क्या रख दीजिए, एंगल डी रख दीजिए, क्या रख दीजिए, एंगल डी रख दीजिए। और जैसे ही आप डी रखेंगे तो एंगल ए और एंगल डी दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को कंटेन करने वाला सी जो होगा वो इन दोनों एंगल्स को कंटेन कर रहा होगा, राइट। तो बेसिकली क्या, कौन कौन से लाइन सेगमेंट आप पैरेलल कर देंगे, ऐसा करके ए बी और सी डी को भी पैरेलल कर देंगे। तो सिमिलरली ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, एंड दैट्स वी हैव टू प्रूफ, राइट, कि ए बी सी डी जो एक कोऑर्डिनेटर है इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, दैट्स वाई ये इंप्लाई करेगा कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये पूरा डिस्कस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। थ्योरम नेक्स्ट, थ्योरम 6 क्या कहता है हमें, थ्योरम 6 कहता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो हमने क्या किया, इस पैरेललोग्राम ABCD के डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए, AC को ज्वाइन कर दिया, BD को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। AC को ज्वाइन कर दिया हमने, B और D को ज्वाइन कर देते हैं, नहीं 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 मूवमेंट कर रहे हैं, वेट प्लीज, एंड BD को भी ज्वाइन कर दिया, राइट।
तो फाइनली दोनों डायगोनल जो बन चुके हैं हमारे, वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल जो होंगे ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करेंगे। मतलब आपको प्रूव करना है कि टू प्रूव इज ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ में सिंपल सा पॉइंट है आपका कि आप क्या इन दोनों छोटू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा सकते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी दोनों को एक दूसरे के अगर कॉन्ग्रुएंट करा देंगे तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे इनको? कि सबसे पहली चीज़ आप लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दोनों का ही रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। हमने प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले, राइट। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्लियर? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो इतनी बात करने के बाद में हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल एओबी हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्राइंगल सीओडी के। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, जैसे ही दोनों ट्राइंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू हो जाएगा ओ सी के, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, क्लियर? बस यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। होप सो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लिक कर गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम नंबर 7, उसी थ्योरम का कन्वर्स। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेट्स से कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, ए बी सी डी, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल्स को मैंने ज्वाइन किया, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। और अब मैं कहता हूं कि ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल है ओ डी के, ठीक है। और क्या क्या पता है हमें? और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए फिर से? अरे बिल्कुल हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हुए? साइड एंगल साइड से, ठीक है। दोनों साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल एओबी और सीओडी। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 लिखोगे आप, है ना, बाय सीपीसीटी। बट ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 कर देंगे अगर, तो सिंपल सी बात है ना। ए बी, जैसे ही आपने ए बी पैरेलल सी डी किया, है ना, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 भी कर लेंगे, तो भी क्या होगा? तो भी आप आगे ए बी इक्वल्स ए बी पैरेलल टू सी डी ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ए डी पैरेलल बी सी करना है तो सिमिलरली आपको ये दोनों ट्राइंगल भी क्या करने होंगे? कॉन्ग्रुएंट करने होंगे। आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, और एक एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल ये भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वहां से पैरेलल हो जाएगा ए डी किसके? बी सी के। और जब अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो सिंपल सी बात है ना, दोनों पर्टिकुलरली ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 8, ठीक है। थ्योरम 8 क्या कहता है? ध्यान से समझिए। क्वाड्रिलेटरल, basically a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। अगर अपोजिट साइड का केवल एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो हमने क्या किया? एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी में हमें क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल भी है सी डी के और ए बी इक्वल भी है सी डी के, क्लियर। ए बी इक्वल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, राइट। ये हमें गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। हाउ टू प्रूव दिस? क्वाइट सिंपल। अगेन जॉइन डायगोनल ए सी, है ना, जो सारे के सारे थ्योरम्स में हम करते आ रहे हैं, लमसम वही कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने डायगोनल को ज्वाइन किया तो प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझ में आएगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल
CDA, दोनों ट्राइंगल्स में छोटी सी बात समझिए। क्या आपको लगता है कि AB इक्वल्स टू CD गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो यहाँ पे लिख दीजिए AB इक्वल्स टू CD, ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन है। सेकेंड पॉइंट, क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों हो सकता है? क्योंकि क्या बन रहा है, Z बन रहा है, ये दोनों साइड तो पैरेलल है ना, तो Z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, राइट। और जैसे ही ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो फिर अगली बात जो आएगी निकल के वो ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, राइट। ए सी इक्वल टू ए सी क्या है, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड, ठीक है। और जब तीन बातें हो गई, साइड एंगल साइड, है ना, तो साइड एंगल साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल CDA के। और जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम सीधा लिख देंगे बाय CPCD, ठीक है। बाय CPCD आप बोल दोगे कि एंगल 3 जो होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4 के, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल होते ही ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो ये इंप्लाई कर देगा कि AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, और जैसे ही AD भी पैरेलल हो गया BC के, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आती तो बहुत ही बढ़िया ना। इसके आगे की बात करते हैं। ये हमारी 8 थ्योरम्स हो गई, है ना। इनके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बेसिकली आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद में हम मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम पे बात करेंगे। तो फटाफट आते हैं क्वेश्चंस पे। इफ द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कोई एक पैरेललोग्राम है, क्या है, कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा इफ द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज ABCD मुझे एक पैरेललोग्राम गिवन है, प्रूव उसे रेक्टेंगल करना है ना। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या गिवन है, उसके दोनों डायगोनल इक्वल है ना, तो डायगोनल भी ज्वाइन कर दो भाई। डायगोनल्स ने कोई पाप थोड़ी ना किया डायगोनल्स ने, है ना। ज्वाइन कर देते हैं दोनों डायगोनल्स को। तो मैंने A और C को ज्वाइन कर लिया, और B और D को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। B और D को भी ज्वाइन कर लिया, क्लियर। और जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया तो उसके अगली बात जो मेरे पास में आएगी दैट इज AC और BD एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये हमें गिवन में ही पता है ना, गिवन ही है। और क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। करें आगे बात। प्रूफ में पहला पॉइंट, प्रूफ में पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझें। क्या मैं ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट करा सकता हूँ? ध्यान समझना, मैंने बोला ABC ट्राइंगल को BAD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करा सकता हूँ क्या? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको ना बट करते हैं बात, है ना। मैंने लिखा सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली बात, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली बात देखो, क्या आपको पता है कि AB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ABC ट्राइंगल में भी आ रहा है, और BAD ट्राइंगल में भी कहीं ना कहीं AB आ रहा है, राइट। तो AB इज इक्वल टू AB क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ AB इक्वल्स टू AB कॉमन साइड, है ना, ठीक है जी, कॉमन साइड लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें ये भी पता है कि ABC ट्राइंगल में जो AC आ रहा है ना, और जो BAD ट्राइंगल में जो BD आ रहा है, वो दोनों भी क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया AC इक्वल्स टू BD, ये क्या है, हमें गिवन है, क्या है, गिवन है, ओके। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद BC साइड जो है ABC ट्राइंगल की, और AD साइड जो है BAD ट्राइंगल की, दोनों क्या है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। इट इज ऑल्सो, नहीं ये गिवन नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम, राइट। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है, ये बात आपने प्रूफ करके देखी थी, राइट। तो यहाँ तक साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लग चुका है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, से हम बोल सकते हैं
कि ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए डी के। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए हैं ना, ए सी और बी डी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए हम ऐसा लिख पाए। ठीक है, और जब ऐसा हो जाएगा तो ए बी सी ट्राइंगल का जो ये एंगल था ना, कौन सा एंगल, एंगल बी। ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल बी, या फिर मैं बोलूँ एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी, वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी ए डी ट्राइंगल के एंगल बी ए डी के इक्वल हो जाएगा, बी ए डी के इक्वल हो जाएगा, राइट। और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद, बट ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आता है, 180 आता है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वाली थ्योरम में करके देखा था, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 निकल के आया था, आपको याद हो तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बट एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी, है ना, इन दोनों का सम कितना निकल के आता है हमारे पास, 180 निकल के आता है। और ये दोनों कितने हैं, सेम मेजरमेंट के हैं, जितनी मेजरमेंट इसकी उतनी ही मेजरमेंट इसकी। क्या लगता है, दो लोग जिनकी मेजरमेंट सेम है और उनका सम 180 है, तो कितने कितने के होंगे, ऑफ कोर्स 90 90 के ही होंगे ना। तो हम ये बोल सकते हैं, ये इंप्लाई करेगा कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 90 90 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, एंगल ए अगर 90 तो एंगल सी भी 90, और एंगल बी 90 तो एंगल डी भी 90, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, ये 90 आया तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, मतलब बेसिकली एबीसीडी क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही मेरे पास ये एंगल 90 निकल के आया, इट इंप्लाइज दैट एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, एबीसीडी क्या हो गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल हो गया। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सोल्यूशन लिखने का पैटर्न ये रहेगा, पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ, और एज इट इज है ना लास्ट में हैंस प्रूफ। लिखना जरूरी है, जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन में भी, है ना, लाइन्स एंड एंगल वाले थोड़े कॉन्सेप्ट यूज आ जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, तो ABCD मार्किंग कर दीजिए, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को O बोल दीजिए। एंगल DAC कितना है, 32 डिग्री है। एंगल DAC कितना का है, 32 डिग्री इसका है। ठीक है, और एंगल AOB कितना है, एंगल AOB कितने का है, 70 डिग्री इसका है। तो हमसे पूछा गया है एंगल DBC, एंगल DBC दिस वन, इस एंगल की मेजरमेंट हमसे पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझें, ये एंगल अगर 32 डिग्री का है और ये एंगल अगर x का मेजरमेंट का है ना, तो ये एंगल भी x मेजरमेंट का हो जाएगा। अरे अरे सर समझ नहीं आया, फिर से बताते हैं। ध्यान से समझिए ना, आप तो एंगल ADB की मेजरमेंट को x ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए, x ले लीजिए। ठीक है, तो सोल्यूशन में मैं आपसे पहली बात पूछता हूँ, अगर ये एंगल AOB 70 डिग्रीज का है और BOD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जो होगा ये 110 का होगा, तभी तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 आएगा, राइट। तो एंगल AOD कितने का होगा, एंगल AOD जो होगा उसको कैलकुलेट करने का मेथड जो हमारे पास होगा बेसिकली, वो मेथड सिंपल होगा। ठीक है, क्या सिंपल मेथड होगा, बिल्कुल सिंपल मेथड ये होगा कि AOD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री में से अगर क्या माइनस कर दें, एंगल AOB माइनस कर दें, तो हमारे पास एंगल AOD निकल के आएगा। क्लियर, तो 180 में से मैंने माइनस किया 70, तो कितना बच गया, 110 बच गया। क्लियर, तो ये एंगल मेरे पास आ गया 110। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आने के बाद, ठीक है, क्या हम AOD ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, इन ट्राइंगल AOD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180, यानी फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल 110, थर्ड एंगल 32, तीनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 180 प्लस का, इन दोनों को ऐड करेंगे 110 और 32 कितना हो जाएगा, दोनों का सम 142, है ना। उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -142, तो 180 में से -142 करेंगे, कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 38 डिग्रीज, राइट। x का वैल्यू निकल के आया हमारे पास 38 डिग्रीज। अब कुछ बच्चों को पता है सर ये z बन रहा है,
और सर z बन गया तो एंगल डी बी सी जो होगा ना सर, वो एंगल ए डी बी के इक्वल होगा। एंगल डी बी सी जो हमें चाहिए वो एंगल ए डी बी के इक्वल है सर, और ए डी बी है 38 डिग्रीज के, और ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि सर ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो हमें चाहिए था वो कितने का है सर, 38 डिग्रीज का है, राइट। यही तो कैलकुलेट करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कोई भी पैरेललोग्राम हो, कोई भी दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम हो, उसके बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव ही नहीं पता होता, कॉन्जिक्यूटिव एंगल का मतलब क्या होता है यही पता नहीं होता तो क्वेश्चन स्टार्ट होता, बिल्कुल नहीं होता ना। इसलिए हमने छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी पहले डिस्कस कर ली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं भी कोई क्वेश्चन में कोई ऐसी वो टर्म रह जाए जो हमें पता ना हो, ठीक है। ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसके कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। तो एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हमें प्रूफ करना है ना, राइट एंगल होगा, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं पहले तो ये कि दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। अगर एंगल ए का बाइसेक्शन हुआ है तो ये एंगल एक्स, तो ये भी एक्स है ना, सिखाया है। ये पार्ट एक्स तो ये भी एक्स, और ये एंगल बी का बाइसेक्शन हुआ है तो यहाँ पे ये एंगल वाई, तो ये भी एंगल वाई। यहाँ तक की कहानी पढ़ने के बाद सोल्यूशन में पहली चीज प्रूफ में है ना, क्योंकि हम प्रूफ में ही बात करते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी है ना इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। रीज़न पता है किसी को? रीज़न बिल्कुल सिंपल था, क्या था कि बेसिकली दीज आर को इंटीरियर एंगल्स है ना, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है, पैरेललोग्राम की तरह है ना। तो यहाँ पे सी बनाएंगे तो को इंटीरियर के सी के अंदर ये दोनों एंगल्स आते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों कितना, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। और दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद एंगल ए को क्या लिख दिया हमने, एक्स प्लस एक्स कितना 2x। एंगल बी को क्या लिख दिया, y प्लस वाई 2y, ठीक है। 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 कॉमन लिया, बचा ब्रैकेट में x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपल सा पॉइंट है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के अपॉन में 2, मतलब कितना 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 आ गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक है ना, यहाँ तक की बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। उसके बाद सीधा सा पॉइंट, क्या ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी खेल दें, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ठीक है। ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सबसे पहला एंगल आएगा ए ओ बी, फिर सेकंड एंगल एक्स, थर्ड एंगल वाई दैट इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी तो एज इट इज रह जाएगा बच्चे, ठीक है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया था 90, है ना, यहाँ पे 90 रख दें अगर, तो वो 90 उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 करें तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 90 डिग्रीज निकल के आ गई, क्लियर। और जैसे ही एंगल ए ओ बी 90 का हुआ तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ना कि ये एंगल अगर 90 का है तो जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी जो है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, हेंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन सिंपल है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो होंगे, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर जो होंगे, वो एनक्लोजेस अ रेक्टेंगल। एनक्लोजेस अ रेक्टेंगल मतलब वो एक रेक्टेंगल फ्रेम करेंगे जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे ना, इस दुनिया में इंटरसेक्ट करें या दूसरी दुनिया में इंटरसेक्ट करें, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे एक रेक्टेंगल क्या कर रहे होंगे, एनक्लोज कर रहे होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहली चीज जो अभी प्रूफ किया था उसका भी हल्का सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। इसके इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, ये एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है जी, ठीक है। एंगल ए का बाइसेक्टर ये हो गया, एंगल बी का बाइसेक्टर ये हो गया, एंगल सी का बाइसेक्टर कुछ ये हो गया, ठीक है जी, और एंगल डी का बाइसेक्टर कुछ ये हो गया, क्लियर। और चारों बाइसेक्टर्स कुछ इस टाइप से मैंने ड्रॉ किए हैं कि आपको एट द एंड ये दिख जाए कि
भैया रेक्टेंगल तो बन रहा है ना, रेक्टेंगल तो बन रहा है, राइट, रेक्टेंगल तो बनेगा ना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। थोड़ा पीछे खींच लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट वाली बात ये है कि मान लो ए पी जो है, ए से पी तक, ए पी एंगल ए का बाइसेक्टर है, पी क्यू जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, सी आर जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, और डी एस जो है वो एंगल डी का बाइसेक्टर है। क्लियर। और ये चारों एंगल बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है ना। रेक्टेंगल, किसी भी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करने का सिर्फ सिंपल तरीका एक है कि उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री शो कर दो, बस आपका काम हो गया, राइट। तो सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ना, क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट हुआ तो ये वाला हिस्सा जो है वो हाफ ऑफ एंगल ए है, यानी एंगल A/2, और ये भी एंगल A/2, ठीक है। एंगल बी बाइसेक्ट हुआ तो ये हिस्सा एंगल B/2, ये हिस्सा भी एंगल B/2, ठीक है जी। ये हिस्सा हो जाएगा एंगल C/2, ये हिस्सा भी हो जाएगा एंगल C/2। एंगल डी भी बाइसेक्ट हुआ है तो ये हिस्सा एंगल D/2 और ये हिस्सा भी एंगल D/2। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए ना, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ में मुझे ये प्रूफ करना है सिंपली कि ए बी सॉरी पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो कैसे प्रूफ करें रेक्टेंगल, सबसे पहली चीज है ना, एक काम कर लेते हैं, एंगल पी क्यू आर की मेजरमेंट निकालते हैं ना। कौन से एंगल की, एंगल पी क्यू आर की मेजरमेंट निकालते हैं। अच्छा, आपको अच्छे से बताया हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल की किसी एक साइड को अगर एक्सटेंड कर देंगे, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो एक्सटेंडेड पार्ट जो ट्राइंगल से एंगल बनाता है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द साइड जो होगा वो ट्राइंगल के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो इंटीरियर अप टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है, यानी एक्सटीरियर एंगल जिस पॉइंट पे बन रहा है उस पॉइंट वाले अंदर वाले एंगल को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी जो दो एंगल बचे उन दोनों के सम के इक्वल होता है। कौन, एक्सटीरियर एंगल। ये बात तो पता है, ये बात पता है तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कैसे। अगर आपसे पूछा जाए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा जाए एंगल पी क्यू आर कितने मेजरमेंट का है, तो ये एंगल जो होगा बेसिकली इस ट्राइंगल की, मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, क्लियर कर दिया एक्सटेंड, तो एक्सटेंडेड पार्ट जो ट्राइंगल के साथ एंगल बना रहा है ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर। यहाँ पे एंगल बन रहा है A/2, यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल B/2, ठीक है। तो बेसिकली एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा बच्चे, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 के इक्वल। ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोनों का एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे आएगा एंगल 1, सॉरी एंगल A, और यहाँ पे एंगल B। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम के जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं या कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B की जगह रखेंगे 180, अपॉन में 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हाँ, एंगल A एंड एंगल B आर को इंटीरियर एंगल्स। क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा जी, तो अगर ऐसा है तो एंगल A प्लस एंगल B की जगह 180, 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपली एंगल पी क्यू आर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ एंगल पी क्यू आर के बाद में नेक्स्ट एंगल है ना, वो एंगल होगा एंगल क्यू आर एस। ये वाला एंगल है ना, एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर एस जो है वो बेसिकली इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू B/2 प्लस C/2 है ना, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। तो दोनों का एलसीएम लिया 2, यहाँ पे आएगा एंगल B प्लस आगे एंगल C। एंगल B प्लस एंगल C, देखो एंगल B और एंगल C ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स है ना, C तो बन रहा है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स है, दोनों ही क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बेसिकली को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, तो एंगल B प्लस एंगल C की जगह 180, 180 अपॉन में 2 करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा एंगल क्यू आर एस भी, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर आप आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एंगल आर एस पी भी कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल एस पी क्यू भी कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। और ये इंप्लाई करेगा कि पी क्यू आर एस इज अ
PQRS इज अ रेक्टेंगल। होप सो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, दिमाग में फिट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इस क्वेश्चन में तो इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। रोम्बस जैसे ही लिखा बातें सारी याद आ जाएं। रोम्बस की ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम, डायगोनल्स बाइसेक्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, याद रहेंगी ये बातें। तो क्वेश्चन में डायगोनल्स तो नहीं है, एक ही डायगोनल है, तो डायगोनल्स वाली बात तो खत्म हो गई। रोम्बस की सारी साइड सेम होती हैं, यानी AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, चारों साइड सेम होती हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, x और y की वैल्यू, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज, अगर AB और BC इक्वल हैं, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, अगर ABC ट्राइंगल में AB और BC सेम है, AB इक्वल्स टू BC, तो आप ये बात बोल सकते हो ना सीधे सीधे कि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर AB और BC इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल, यहाँ पे एंगल X है और यहाँ पे एंगल कौन सा है, BAC। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, मेजरमेंट x के ही इक्वल हो जाएंगे ना। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी खेल देते हैं ना। जैसे ही आप एंगल सम प्रॉपर्टी खेलोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट एंगल x है, सेकेंड एंगल x है, थर्ड एंगल 110 है, तीनों का सम कर दो 180 के इक्वल। तो x प्लस 110 दैट इज इक्वल टू 180। सिंपल सा पॉइंट है, x प्लस एक्स हो गया 2x, 110 इधर आके 180 में से माइनस होंगी, कितना बचेगा 70 डिग्री। और जैसे ही 2x इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। जैसे ही x का वैल्यू 35 आएगा, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि ये वाला 35 हो गया। और सर z बन रहा है, क्या बन रहा है, z। सर आपने बोला था रोम्बस पहले पैरेललोग्राम ही था, बस उसकी एडजेसेंट साइड जैसे इक्वल हुई तो वो रोम्बस बन गया, है ना। तो इसमें पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो z बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे, तो एंगल y और एंगल x क्या है, सेम है। तो एंगल y इक्वल्स टू एंगल x इक्वल टू 35 डिग्री। और रीजन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात खत्म, यही लाना था आंसर। चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे है मेरे पास थ्योरम 9। थ्योरम 9 क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। क्या है ये, बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। क्या कहता है ये थ्योरम का स्टेटमेंट आप बड़े आराम से बड़े ध्यान से पढ़ें। ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, है ना। थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। एक ट्राइंगल है ABC, उसकी टू साइड्स, मान लो AB और AC की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, AB और AC की बात कर रहा हूं। तो AB का मिड पॉइंट है मेरे पास D। AB का मिड पॉइंट कौन है, AB साइड का मिड पॉइंट है D, और AC साइड का मिड पॉइंट है E। क्लियर। तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी एक ट्राइंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, टू साइड्स AB और AC दोनों के मिड पॉइंट D और E, क्लियर, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो हमेशा पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। और एक और खास बात, हमेशा इक्वल होगा हाफ ऑफ द थर्ड साइड के, है ना। अगर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो DE इज ऑलवेज पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड D इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, है ना। ये क्या है, ये है मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट, है ना। नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में अगर फिट हो जाता है तो बहुत बढ़िया ना। अब अगर इसको यूटिलाइज करना चाहें तो कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में अगर दोनों साइड्स का मिड पॉइंट होता है तो ये पैरेलल इसके, ये हाफ ऑफ इसका ना। ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है, लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है ना। इसका कन्वर्स क्या कहता है वो भी ध्यान से समझें। थ्योरम 10, है ना, बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो ABC,
और उसमें उसने खास बात कही है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड, ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मान लो ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी, कौन सा मिड पॉइंट है, डी, मतलब ए डी और डी बी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो डी पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो सिंपल कह रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द नादर साइड, किसी एक साइड के पैरेलल, डी से ड्रॉ करना है, मान लो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो आगे चल के थर्ड साइड को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, आगे चल के थर्ड साइड को जिस भी पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, थर्ड साइड को बाइसेक्ट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ट्राइंगल गिवन था, उस ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट डी से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, किसके, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे, या तो मैं कहूँ कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट ही कर देगा, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो सिंपल सी बात है, अगर डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और खास बात ये कि डी पैरेलल ड्रॉ किया है बीसी के, तो डेफिनेटली ये इंप्लाई करेगा कि ए इज मिड पॉइंट ऑफ, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। ये बात बिल्कुल फॉर श्योर ट्रू होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अगर, तो बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट है, तो याद रहे। उसके बाद अगली बात करते हैं, प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन दोनों थ्योरम्स में, है ना, क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक रैंडम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, उसकी एडजेसेंट साइड्स, उसकी एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर फॉर्म होगा वो पैरेललोग्राम होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लो एक कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड P, Q, R and S are the midpoints, are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है जी, ये हमें गिवन है, ठीक है। मतलब AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S, ठीक है। तो हमें रेस्पेक्टिवली इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है ना। तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने की सोची, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। P को Q से ज्वाइन किया, S को R से, P को S से, Q को R से, ठीक है। जैसे ही इनको ज्वाइन किया तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया अगेन, ठीक है। और ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हमें लिख लेते हैं व्हाट इज टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझे। प्रूफ में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मैंने क्या कहा, आप एक काम कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि कंस्ट्रक्शन है जॉइन AC, AC को ज्वाइन कर लीजिए बस। तो प्रूफ में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आएगा, देखो AC को ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे ही आपने A और C को ज्वाइन किया, A और C को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम, इन ट्राइंगल ABC है ना, ABC ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ
of Q is midpoint of BC. So by midpoint theorem से मैं बोल सकता हूँ कि PQ जो होगा वो, देखो ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा PQ वो पैरेलल होगा AC के, PQ पैरेलल होगा AC के, एंड PQ इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AC के, है ना। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आती है मिड पॉइंट थ्योरम से ना। PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फिर अगेन नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ADC, कौन सा ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। S is midpoint of S is midpoint of AD, ठीक है। R is midpoint of DC, ठीक है। तो बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ कि जो RS होगा, जो हमारे पास RS होगा ये पैरेलल हो जाएगा AC के और RS इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, ठीक है। तो RS इज पैरेलल टू AC एंड RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है ना। अब ये जो दोनों बातें लिखी है मैंने फर्स्ट और सेकंड में, दोनों कंपेयर करा देते हैं। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 ना, दोनों कंपेयर कराते हैं ना। देखो PQ पैरेलल है AC के, RS भी पैरेलल है AC के ना, PQ पैरेलल है AC के, RS भी पैरेलल है AC के, तो PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल हो गए, पहली बात तो ये, ठीक है। और PQ इक्वल है हाफ ऑफ AC के, RS भी इक्वल है हाफ ऑफ AC के, तो PQ और RS दोनों ही किसी एक चीज़ के हाफ के ही इक्वल है, तो बेसिकली PQ और RS भी क्या है, इक्वल है। PQ इक्वल है RS के, PQ पैरेलल भी है RS के, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ पैरेलल एंड इक्वल बोथ, है ना, तो हम बोल देते हैं कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। थ्योरम कौन सी लग गई, शायद थ्योरम नंबर 8 जो था आज का, वो थ्योरम लगा है नंबर, ठीक है। तो बाय थ्योरम 8, है ना, हम लिख सकते हैं कि ये इंप्लाई करेगा कि PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था कि PQRS पैरेललोग्राम है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। होप सो आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, लेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ना ABCD क्या है, कोई एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। और इसमें AB पैरेलल है DC के, E बी द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना। E क्या है, मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। F जो है कोई पॉइंट है BC के ऊपर, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, प्रूव दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और आगे प्रूव करना है EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC प्लस AB, है ना, ठीक है। ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। क्यों ना इसको वाइट कलर में ड्रॉ किया जाए, है ना। ट्रेपेजियम मैंने ड्रॉ कर लिया है बच्चे, ये A, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। E बी द मिड पॉइंट ऑफ AD, E मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। एंड F बी अ पॉइंट ऑन BC के ऊपर, F कोई पॉइंट है, ठीक है। और EF पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, AB के, EF पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं AB के, ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया AB के, ठीक है जी। जैसे ही ये ड्रॉ किया उसके बाद हमें ये पता चल गया गिवन में, गिवन टू प्रूफ जो भी है, डायरेक्ट बात करते हैं प्रूफ पे आज इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि F मिड पॉइंट है BC का, ना। F किसका मिड पॉइंट है, BC का। हमें ये तो पता है कि E मिड पॉइंट था ना, तो ये दोनों पार्ट्स तो इक्वल हैं, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि BF और FC भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना। अभी हमारे लिए दोनों अलग अलग लग रहे हैं ना, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, है ना। ये भी कर देंगे, बेसिकली आगे चल के EF को मीडियन बोल देंगे इस ट्रेपेजियम का, वो बात भी बिल्कुल आप क्लियर समझें, ठीक है। तो हमने क्या किया, AC को ज्वाइन करा दिया, क्या कर दिया, AC को ज्वाइन कर दिया इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो मैंने डैश लाइन से ड्रॉ किया है वो कंस्ट्रक्शन है। तो प्रूफ में पहली चीज़ क्या करने वाले हैं हम, मान लेते हैं कि AC जो है ना वो EF को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। ADC ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि E मिड पॉइंट है, E क्या है, मिड पॉइंट है AD का, और E से मैंने EF पैरेलल ड्रॉ किया है DC के। EF किसके पैरेलल ड्रॉ किया है, DC के। आप बोलोगे सर DC के पैरेलल कैसे हुआ,
सर ई एफ तो ए बी के पैरेलल था ना, तो बेटा ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए बी ही पैरेलल है ई एफ के, तो ई एफ भी पैरेलल होगा किसके, डी सी के। तो ये तीनों लाइन ए बी ई एफ और डी सी तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ये याद रहे। तो सिंपल सी बात है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई जी इज पैरेलल टू डी सी। तो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई जी होगा वो पैरेलल होगा डी सी के, ठीक है। नहीं नहीं, ई जी पैरेलल नहीं होगा, ई जी तो पहले से पैरेलल है, जी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए सी का, है ना। जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। जी मिड पॉइंट हो गया साहब किसका, ए सी का मिड पॉइंट हो गया, क्लियर। इसके बाद अगली बात करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट है ना। अगला ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, इन ट्राइंगल सी ए बी है ना, सी ए बी, कौन सा ट्राइंगल, सी ए बी में है ना, इन ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है। सबसे पहली चीज, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। जी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है, जी एफ जो है ना वो पैरेलल है ए बी के, जी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। देखो भैया ई एफ अगर पैरेलल है ए बी के, तो ई एफ का कोई भी हिस्सा जो होगा वो भी पैरेलल होगा ए बी के। तो बेसिकली जी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो जी एफ पैरेलल हो गया ए बी के, जी मिड पॉइंट है ए सी का। तो सिंपल सा पॉइंट ये निकल के आया कि बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू अनदर साइड, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी में क्या लिख सकता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, क्या बोल सकता हूं मैं कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये फर्स्ट पॉइंट जो था वो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे ना। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि जी एफ जो होगा ना वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं कि जी एफ जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। कोई परेशानी तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। और जब हमने ये वाला ट्राइंगल यूज़ किया था तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ई जी जो होगा वो हाफ ऑफ डी सी के इक्वल होगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पे ई जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ डी सी के। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ई जी प्लस जी एफ दोनों को ऐड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए बी में क्या ऐड हो जाएगा, हाफ ऑफ डी सी ऐड हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ डी सी, क्लियर। तो ई जी प्लस जी एफ क्या हो जाएगा, ई जी प्लस जी एफ, ये ई एफ बन जाएगा, ई एफ बन जाएगा। और हाफ दोनों में से कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस सी डी इन द ब्रैकेट। यही तो प्रूफ करना था सेकंड में, है ना। फर्स्ट भी प्रूफ हो गया हमारा और सेकंड भी प्रूफ हो गया, राइट। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज का डिस्कशन थोड़ा सा है ना, थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन रहा, ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल था। कोऑर्डिनेटर चैप्टर का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो इसमें हमने थोड़ा डिस्कशन भी ज़्यादा किया है। थोड़े अच्छे सारे क्वेश्चंस का आप डिस्कशन करें, ठीक है। और आज की क्लास में मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, विल मीट इन अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।